मेरे बड़े भाई और भीलवाड़ा के यशस्वी सांसद आदरणीय सुभाष बहेड़िया जी, यात्रा के माननीय संयोजक और पार्टी के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चुन्नीलाल जी, यात्रा के माननीय संयोजक पार्टी के महामंत्री आदरणीय दामोदर जी, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया जगत के बंधुओं, छायाकार मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आए। साथ ही साथ मैं अपनी बात करूं उससे पहले आप सबसे क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि जो समय हमने निश्चित किया था उस समय से लगभग हम पौना घंटा 1 घंटा देरी से आपके साथ में पहुंच पाए, लेकिन फिर भी सहृदयतापूर्वक आपने प्रतीक्षा भी की और मुझे अपनी बात, अपनी पार्टी की बात, इस यात्रा की बात रखने का अवसर प्रदान किया है। मैं पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से आपका हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन का संकल्प सुदृढ़ करने के लक्ष्य को लेकर राजस्थान में वर्तमान में काम कर रही इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस नकार और निकम्मी सरकार के विरुद्ध जो जनाक्रोश है, उस जनाक्रोश को परिवर्तन के संकल्प में परिवर्तित करने के लक्ष्य को लेकर के प्रदेश के 4 कोनों से राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में जाने वाली यात्रा को आयोजित कर रही है। उसी क्रम में जहाँ पहली यात्रा सवाई माधोपुर से त्रिनेत्र गणेश जी के पावन स्थान पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पावन उपस्थिति में प्रारंभ हुई थी। दूसरी यात्रा देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से प्रारंभ हुई थी। तीसरी यात्रा सुदूर पश्चिमी राजस्थान के धोरों में सामाजिक समरसता के प्रणेता रामदेव जी की धरती रामदेवरा से प्रारंभ हुई और चौथी यात्रा पंजाब के सीमा पर लगते हुए जाहर वीर गोगा जी के स्थान गोगा मेड़ी से हनुमानगढ़ जिले से प्रारंभ हुई। ये सभी यात्राएं लगभग 9, 10, 11 दिन का यात्रा पूरी कर चुकी हैं और सभी यात्राओं ने लगभग आधा रास्ता तय किया। 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा इन चारों यात्राओं के माध्यम से होगी, लेकिन अब तक इसको लेकर के जिस तरह का समर्थन, जिस तरह की जनाकांक्षा का जुड़ाव इस यात्रा के साथ में हुआ है, वो इस बात का परिचायक है कि वर्तमान में राजस्थान की जनता इस सरकार से, जो सरकार मात्र अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है, सरकार नाम की चीज़ अब बची नहीं, संवैधानिक आयुष पूरा कर रही इस संस्था से आजीज आई हुई है, परेशान है और शीघ्र अवसर मिलने पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। मित्रों, जिस तरह से इस वर्तमान की सरकार में किसान दुखी है, एक तरफ कर्ज माफ़ी न होने के कारण से जो वादा खिलाफी उसके कारण से पीड़ित है, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश भर में बिजली के भारी संकट के चलते किसान को 2000 यूनिट फ्री देने का वादा करने के बाद, 6 घंटे का बिजली देने का वादा करने के बाद जब 60 मिनट में पूरे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिलती। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि पिछले लगभग 10-11 दिन इस यात्रा के निमित्त और उससे पहले यात्रा की तैयारी से पूर्वोत्तर राजस्थान के प्रवास के दौरान मुझे लगभग पिछले 1 महीने में राजस्थान के सब जिलों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और सर्वदूर बिजली न होने के कारण से, सिंचाई नहीं होने के कारण से चौपट हो गई। बरसात की कमी के चलते हुए वैसे भी इस बार अकाल का साया राजस्थान के ऊपर मंडरा रहा और दूसरी तरफ बिजली के संकट के कारण से
ये दर्द राजस्थान के किसान के लिए दुगना होगा। और इस सब पर भी कोर्ट में खाज की स्थिति है कि जब पूरे राजस्थान में किसान की फसल चौपट हुई, उस समय जब गिरदावरी करने की, फसल कटाई प्रयोग करने की आवश्यकता है और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके डेटा इंश्योरेंस कंपनीज को देने की आवश्यकता है ताकि किसान को मुआवजा मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान का सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है और पटवारी और गिरदावरी की हड़ताल होने के चलते हुए गिरदावरी नहीं हो पा रही है और राजस्थान के किसान के ऊपर एक नया संकट और मंडरा रहा है। राजस्थान में युवा परेशान है। राजस्थान में महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रही है, कल की घटना भी आप लोगों ने देखी होगी कि राजस्थान के सूरतगढ़ में किस तरह से महिला को रेप के बाद में जला करके बाहर फेंक दिया गया। भीलवाड़ा की घटना भी अभी कुछ दिन पहले हुई है। गंगापुर में किस तरह से एक महिला जो भोजन करने के बाद घर से बाहर निकली, दरिंदे उसे उठा करके ले गए, उसके साथ में गैंगरेप किया, वैश्याना कृत्य किया और उसके बाद में पूर्ण निर्वस्त अवस्था में उसको छोड़ दिया। निश्चित रूप से ये समाज को कलंकित करने वाला हैवानियत भरा कदम था। पुलिस ने उससे भी आगे बढ़ करके उस महिला के जले पर तेजाब छिड़कने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी उस दिन राजस्थान में थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ा गंभीरता के साथ में एक नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। और जब लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ के नारे के आधार पर उन्होंने एक थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की थी, हासिल करने की कोशिश की थी। ये उस राजकुमारी के सामने राजस्थान की हकीकत न आ जाए, इस लक्ष्य को लेकर के मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद, घटना के तुरंत बाद जब हम लोगों ने उसको लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टिप्पणियां की, मीडिया को वक्तव्य दिए, तब मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप पर तुरंत प्रभाव से जयपुर में आला पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये घटना झूठी है। लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। शाम होते होते जब राजकुमारी वापस लौटी, उसके बाद भीलवाड़ा पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा कि हमने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि जब कोई अपराध हुआ है, किसी महिला के साथ में इतना गंभीर अपराध हुआ है, उस अपराध के बाद में उस महिला को ही झूठा साबित करना, इससे बड़ा पाप शायद नहीं हो सकता, जो पाप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने किया। राजस्थान में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के प्रति अपराध के केसेस रजिस्टर हुए। देश की पॉपुलेशन में राजस्थान की पॉपुलेशन का हिस्सा केवल 5.61% है, जबकि राजस्थान में देश में होने वाले रेप के केसेस में 22% केसेस राजस्थान में रजिस्टर हुए। इस तरह से राजस्थान की वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई और उसके साथ साथ में जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव इस सरकार ने किया और उसके चलते हुए जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के वो मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली तोड़ने और कमज़ोर करके अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसी क्रम में जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो और चहुं ओर राजस्थान में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बने, आज हालात ये है कि सरकार की नाकामी के चलते हुए जहाँ एक तरफ विधायक और सरकार के ही मंत्री सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने को मजबूर हुए। बाड़मेर में मेवाराम जैन बैठ रहे, हिंडोली में अशोक चांदना जी बैठ रहे और इसके अतिरिक्त बहुत सारे विधायक जो वो इसको लेकर के भ्रष्टाचार और नाकामी को लेकर के जगह जगह पर सरकार के ही खिलाफ रोष व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए एक विधायक जो राजस्थान सरकार के मंत्री भी रहे, वो अपने केश मुंडन करा करके और रावण दहन करने तक के लिए मजबूर हो गए। अब जिस सरकार के खुद के विधायक ये कहने को मजबूर हो जाए कि ये सरकार भ्रष्टाचार करी है, ये सरकार निकम्मी है,
और सदन से लेकर के और सड़क तक सब जगह अगर विधायक और मंत्री ही इस तरह का प्रतिक्रिया सरकार को लेकर के करने लगे तो मुझे लगता है कि अब सरकार नहीं केवल सर्कस बचा है, और सर्कस ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इस सर्कस का शो जो है अब समाप्त होने वाला है। राजस्थान की जनता ने जिस तरह का मानस बनाया है, और मैं अपने 30 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता ने जिस तरह का जो है मानस इस सरकार को उखाड़ फेंकने का बनाया है, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस सरकार की विदाई तय हो चुकी है और अब की बार एक नया इतिहास राजस्थान में बनने वाला है। सर, मुख्यमंत्री के बेटे की हार का विरोध जोधपुर की जनता को झेलना पड़ा, जिसके कारण यूडीएच का इतना पैसा कोटा चंबल रिवर फ्रंट के लिए खर्च किया गया, और वहाँ एनजीटी का भी मामला था। आप क्या देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र की हार का ताप और तेज मुझे तो सहना ही थी, लेकिन जोधपुर और मारवाड़ की जनता को भी सहन करना। इसके उलट जिस विषय की चर्चा आपने की है, मैं उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक सामान्य आदमी अगर किसी कस्बे में, किसी नगर पालिका में, किसी नगर पालिका क्षेत्र में, किसी नगर परिषद क्षेत्र में, किसी शहर में एक 2 कमरे का मकान अगर अपने से छुपाने के लिए बिना नक्शा पास कराए, बिना अनुमति बनाए, तो नगर पालिका तुरंत उसे अनुमति न होने के कारण से तोड़ने की कार्रवाई करती है। सक्षम स्वीकृति के बिना, कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए बिना छोटी सी खान खदान भी शुरू कर दे तो सरकार तुरंत उसको पुलिस का अमला ला करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके सीजर करती है। बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करे तो सरकार उसको रोकती है। मेरा प्रश्न ये है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ रुपया खर्च करके रिवर फ्रंट बनाया, और वो भी ऐसी जगह पर बनाया जिस जगह पर घड़ियाल की सेंचुरी है। उसके बावजूद भी बनाया जब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वन एंड पर्यावरण मंत्रालय लगातार पिछले 8 महीने से इनका इस अवैधानिक बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी दे रहा था, लिख करके दे रहा था, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, जो शब्द मैंने प्रारंभ में अपनी प्रेस वार्ता के उपयोग किया, ये सरकार अराजक हो गई और इसको किसी तरह के कानून का भय नहीं। इस सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक तरफ सरकार अराजक हो और दूसरी तरफ इस अराजकता की सरकार के चलते हुए राजस्थान में अराजकता व्याप्त हो गई। यहाँ पुलिस थानों के ऊपर एक स्लोगन लिखा होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। इस अराजक सरकार के चलते हुए स्थिति इसकी उलट है। आज अपराधी बेखौफ हो गए और आमजन डर के मारे डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। सर, आप जल शक्ति मंत्री हो, चंबल नदी से भी तो छेड़छाड़ हुई सर। देखिए, मैंने निश्चित रूप से कहा किसी भी नदी पर किसी भी तरह का काम करना, उसके लिए सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है। और वहाँ तो क्योंकि घड़ियाल सेंचुरी भी है जो डायरेक्टली उससे इफेक्ट हो रही है, लेकिन जब सरकार ये मान ले और आज़ाद हो जाए, ये केवल एक विषय नहीं, इस तरह के अनेक विषय सरकार जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की बार बार मुख्यमंत्री की घोषणा कर, उसको लेकर के भी इसी तरह की स्थिति है। न तो वहाँ टेक्निकल क्लियरेंस है, न इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, न वहाँ एनवायरनमेंट की क्लियरेंस है, न वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, न ट्राइबल एरिया क्लियरेंस है। बिना किसी अनुमति की ताकत में सरकार बनाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश एग्री होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है और राजस्थान के 13 जिलों में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सूखे हुए कंठों के ऊपर और अधिक ताला लगाने का पाप या शोध नहीं सकता। सर, भाजपा के टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या रहेगा? अटकलें लगाई जा रही कि 80 साल से उम्र में 5000 से कम अंतर के टिकटों को काटा जाएगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह का फार्मूला इस पर काम नहीं होता। इस तरह का कोई राजनीति में 2+2 का फार्मूला नहीं होता। पार्टी तय करती है, पार्टी में निरंतर नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, पार्टी उसको लेकर के भी तय करती है, रायशुमारी करती है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर करती है, जनता के स्तर पर सर्वे कराती है।
कोर कमेटी में बैठ करके निर्णय होता है, उस निर्णय के अनुरूप बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड सुप्रीम अथॉरिटी वो तय करती है कि किसको कहाँ किस परिस्थिति में चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे लगता है इसको लेकर के कोई एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि मैथमेटिक्स में a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ऐसा नहीं है। सर एक राजनीति से जुड़ा सवाल है, आमजन से जुड़ा, किसान से जुड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सपना था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, वो पूरा हुआ। नदी से नदी जोड़ने का है, प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, आप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हो, इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं सर? किसान भारत के काफ़ी इस ओर इंतजार कर रहे हैं जिससे ये तमाम बेरोजगारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके बेरोजगारी। ये सदैव स्वर्गीय अटल जी की सरकार के समय में अटल जी का सपना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत एक कमेटी बनी। माननीय सुरेश प्रभु जी जो बाद में देश के वाणिज्य मंत्री रेल मंत्री रहे, वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस कमेटी ने कुछ प्रारंभिक तौर पर काम करते हुए देश में 30 लिंक ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहाँ सरप्लस बेसिस से डेफिसिट बेसिस, जहाँ पानी अधिक है वहाँ से न्यूनता वाले ऐसे बेसिन में, रिवर नदियों में पानी प्रवाहित किया जा सके। वो आवश्यकता भी देश की इसलिए देश का लगभग 18% हिस्सा ऐसा है जहाँ हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है और लगभग उतना ही हिस्सा राजस्थान जैसे प्रदेशों का ऐसा है। अनेक प्रदेशों में तमिलनाडु का भी ऐसा हिस्सा है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हिस्सा है, यूपी मध्य प्रदेश के बीच में भी ऐसा हिस्सा है। वहाँ ऐसी स्थिति बनती है कि हर साल सूखा पड़ता है। मेरा आइडियल था, आदर्श था कि पानी ट्रांसफर हो सके, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में अटल जी की सरकार न बन पाने के कारण 10 साल तक जो सरकार रही उसने इसे ठंडे बस्ते में डाला। 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस पर फिर से विचार प्रारंभ हुआ। माननीय नितिन गडकरी जी जब जल संसाधन मंत्री थे तब इसमें इन सारे 30 लिंक्स की DPR बनाई गई। DPR बनाने का काम शुरू हुआ, PFR बनाई। अभी तक 15-16 लिंक्स की DPR बना करके स्टेट्स के साथ में साझा की। मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूँ कि इस दिशा में पहला सकारात्मक सफलता हमें मिली है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में उनके बीच MOU हुआ। केन और बेतवा नदियों को जोड़ करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित बुंदेलखंड का क्षेत्र जो देश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है, वहाँ 65 लाख लोगों के पेयजल की व्यवस्था और 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की सिंचाई, लगभग 5 लाख एकड़ की सिंचाई की नई जमीन सहित है। इस तरह का उत्पन्न करने के लिए 45,000 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हो गई है और काम प्रारंभ होने की स्थिति है। इसी तरह से कुछ और लिंक्स को भी हमने आइडेंटिफाई किया। मैं प्रसन्नता के साथ ये कह सकता हूँ कि ERCP को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इतना विवाद करते हैं, हमने पुराना पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक 30 लिंक्स में से एक उसको और ERCP को जोड़ करके एक नए लिंक की कल्पना की, जिसमें राजस्थान को 2500 MCM पानी मिलेगा और मध्य प्रदेश को 1300 MCM पानी मिलेगा। दोनों राज्यों के लगभग 4 करोड़ लोगों को पीने के पानी की 30 साल की गारंटी मिलेगी और उसके अतिरिक्त राजस्थान में 7 लाख एकड़ और मध्य प्रदेश में 2.5 लाख एकड़, ऐसे लगभग 10 लाख एकड़ जमीन सिंचाई की नई स्वीकृति। और इस सब में क्योंकि नदी जोड़ने की परियोजना में हमने इसको सम्मिलित कर लिया और इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा पारित करा करके देश के प्रायोरिटी के 5 लिंक में सम्मिलित कर दिया। अब इस पर काम में अगर राज्य और मध्य प्रदेश और राजस्थान सैद्धांतिक सहमति तो अधिकारियों के स्तर पर दे सकते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति अभी नहीं दी। उनके सहमति देने के साथ ही ये प्रोजेक्ट जो है नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट में आ जाए और नदी जोड़ने की परियोजना में चूँकि 90% पैसा भारत सरकार देती है ग्रांट के रूप में, तो इस 40,000 करोड़ की अनुमानित परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलकर के मात्र 4,000 करोड़ खर्च करना और 4,000 करोड़ में भी राजस्थान के हिस्से में 2,500 करोड़ आएगा। उस 2,500 करोड़ में से 1700-1800 करोड़ राजस्थान खर्च कर चुका है। केवल 700 करोड़ खर्च करके राजस्थान को 13 जिलों में पीने के पानी की अगले 30-40 साल की गारंटी और 7 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी। जबकि मुख्यमंत्री जो एक बाल हट करके सर कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन की पुनरावृत्ति होता है, प्रेमचंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने भी बाल हट पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि मैं ERCP बनाऊँ, अपने संसाधन से बनाऊँ और जो ERCP को बनाने की बात करें इसमें 500 MCM पानी मिलता है
जबकि जो हमने परियोजना बनाई उसमें 2500 मिलता है, उसमें 3 जिलों को पीने का पानी मिलता है, जयपुर, अजमेर और टॉप, बाकी 10 जिलों को एक बूंद भी नहीं मिलता। हमने जो परियोजना बनाई उसमें 7 लाख एकड़ सिंचाई होती है, मुख्यमंत्री जी की परियोजना में एक बूंद की सिंचाई का पानी नहीं। हमने जो परियोजना बनाई उसमें राजस्थान को 700-800 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री जी की योजना उसमें राजस्थान को खुद को 16,000 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। तो आप पत्रकार मित्रों के भरोसे छोड़ देता हूँ, आपके विवेक का आप तय कर लीजिए कि राजस्थान का हित किसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।